Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. So before I start this chapter, let me tell you one thing. In our last video we have already completed the chapter matrices and determinant MCQs with explanation. So जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है, I suggest you आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लास्ट वीडियो में मैंने एक ड्रॉबैक देखा, वो ड्रॉबैक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने आपको एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन कराई थी, कंसेप्ट्स दिए थे। मैंने पहले कंसेप्ट आपको समझाया था, फिर मैं एमसीक्यू लेके आया, देन न्यू कंसेप्ट, देन एमसीक्यू। तो ऐसे करने पर मैंने ये मैसेजेस देखे, मुझे ईमेल्स आए थे, बच्चों ने ये बताया कि जिनकी कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं उनको एमसीक्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनको वेट करना पड़ रहा था, बार बार स्किप करना पड़ रहा था नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए। बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन के, जिसके अंदर मैं सारे के सारे कंसेप्ट्स ए टू जेड कंसेप्ट जो लीनियर इक्वेशन में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करूंगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द एमसीक्यू पार्ट जो भी इस चैप्टर से बनते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और टू द पॉइंट होंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। सो लेट्स बिगिन। लीनियर इक्वेशन, इस टर्म को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक को समझेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन की। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है। मैं बात करूंगा इक्वेशन की, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है गाइस, इक्वेशन किसको बोलेंगे एंड एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने क्या लिखूंगा, एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x+4, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ x-2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपने नोट किया होगा एक साइन मैंने लिखा है, दैट इज इक्वल टू का साइन। जब भी आपको इक्वालिटी का साइन दिखे उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज अ बेसिक थिंग। ओके गाइस, नाउ अब आपको एक्सप्रेशन पता चल गया है। जब विदाउट इक्वल टू के एक सिंपल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको हम एक सिंपल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x+4 लिखा है, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं एक इक्वेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ। आपने ये टर्म सुनी होंगी कि कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए यहाँ पे एक डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x+3 इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस टर्म के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आपको x दिख रहा है। x की क्या वैल्यू है, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं जानते, x कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, x को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे x की जगह कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा वो क्या कहलाता है, एक वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि उस इंग्लिश अल्फाबेट a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट अगर हम लेते हैं उसको हम लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे x है, a है, उसकी क्या वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब वो वेरी कर सकती है। ठीक है, जो वेरी कर रही है इसलिए हम उसे वेरिएबल बोल रहे हैं, जिसका हमें परफेक्ट नहीं पता। नाउ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 3। तो 3 हर एक कंडीशन में 3 ही रहेगा, ये कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। दैट्स वाई इस टर्म को हम कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ जो वैल्यू x के साथ लगी हुई है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ये जो 4 है, जो x के साथ 4 है, इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको भी कांस्टेंट बोलेंगे? नहीं, इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको बोला जाता है कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं, और जो विदाउट वेरिएबल नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ये बेसिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आप आगे देखिए,
मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इक्वेशंस। तो उसके अंदर डिग्री क्या होती है, आप उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको एग्जामिनर पूछे कि इसमें इस फॉलोइंग इक्वेशंस की आप डिग्री बताइए, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे हम डिग्री देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिग्री। तो मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप देखते जाइए। x प्लस टू इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो गाइस, आपके सामने मैंने तीन इक्वेशन लिख दी हैं, ठीक है। आपने इनकी डिग्री बतानी है कि इनकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान से देखेगा। डिग्री निकालना कोई पहाड़ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। नाउ, इसके अंदर डिग्री कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन की क्या निकालनी है, अगर आपने डिग्री निकालनी है तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया होता है, जो भी वेरिएबल दिया होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। किसको? हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। एक इक्वेशन के अंदर कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, बट हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एक हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें। इसके अंदर वेरिएबल क्या है? x एक वेरिएबल है और x की पावर कितनी है? x की पावर कुछ नहीं लिखी है। यहाँ पे क्या लिखा है? x को x लिखा है, तो मतलब x की कोई पावर नहीं है। क्या x की पावर 0 है? नो। जब x की कोई भी पावर नहीं लिखी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? x की पावर 1 बोलते हैं, ठीक है। x की पावर 1 लिखी हो या सिंपल x लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर कितनी है? 1 है। इसे 0 नहीं बोलेंगे। क्लियर? काफी बच्चे बोलते हैं सर x की पावर कुछ दी ही नहीं है तो इसका मतलब x की पावर 0 है। नो, दिस इज रॉन्ग। कभी भी किसी वेरिएबल की, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। कोई भी टर्म जिसकी कोई भी वैल्यू, नंबर ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। नाउ, अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपने x को देखा वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अब मैं यहाँ पे 1 लिखा नहीं है। जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, जब मैं डिग्री की बात करूंगा और सिंपल x होगा तो वहाँ पे वैल्यू डिग्री, जब मैं पूछूंगा डिग्री कितनी है तो आपने 1 बताना है। वहाँ पे ये दोबारा मुझे सिली आंसर मत दीजिए कि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है तो इसका 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की पावर है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसके अंदर वेरिएबल देखिए, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होता है और जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जो पावर होती है, वही हम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 है तो 2 इज अ डिग्री। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या बोलती है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। बट हाईएस्ट पावर किसकी है? तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है और वो कितनी है? 3। तो इट मीन्स इस फुल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ, अब आपको पता है द इक्वेशन विच हैज ओनली 1 डिग्री, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी क्या है? एक ही डिग्री होती है। द इक्वेशन विच हैज ओनली 1 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर लीनियर इक्वेशन बोलते किसके हैं। वो वाली इक्वेशन जिसकी एक ही डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको कोई भी पूछेगा लीनियर इक्वेशन क्या है, तो अब आप इजीली से आंसर कर सकते हैं कि जिस भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, ये समझ आ गया सर। अब हमें बताइए सर, जिसकी पावर 1 से ज़्यादा हो, जैसे डिग्री जिसकी 1 से ज़्यादा डिग्री हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये थी 1 डिग्री की, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल दिया।
ठीक है सर, ये तो समझ आ गया हमें। अब जिसकी डिग्री 2 है इसको क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 है इसको क्या बोलेंगे। तो इनके कोई नाम है, यस इनके भी एक स्पेसिफिक नाम है, तो उनको भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कैसी इक्वेशंस बन जाती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक डिग्री बोलते हैं या क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं, उसको हम क्यूबिक इक्वेशन के नाम से बोलते हैं। आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल गया एक इक्वालिटी का साइन। ठीक है, ये एक इक्वालिटी का साइन है, दैट्स वाई इस होल टर्म को हमने क्या बोल दिया, एक इक्वेशन बोल दिया। नाउ आपको इसी के अंदर एक x दिख रहा होगा, और इस x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा जो भी अल्फाबेट होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। नाउ अब जो 2x प्लस 3 जिस साइड लिखा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और दूसरी साइड एक 7 लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। आई होप आई नो आप जानते होंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है, बहुत बेसिक है। आई थिंक 7th या 8th क्लास में आप 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस इक्वेशन में जैसे नंबर 1 इक्वेशन है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखी हुई है 2x माइनस 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में जो 7 है वो राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये एक बेसिक सी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा ये क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी मैंने एक इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, अब मैं एक न्यू इक्वेशन लिख रहा हूँ। आपने बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है पर इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, जैसे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और इसके अंदर आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, x एक वेरिएबल है, कोई और वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन विद या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। नाउ अब आप मुझे बताएंगे कि इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 6a, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, जल्दी से बताइए। क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो आप देख लीजिए ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसकी जो पावर है वो हाईएस्ट कितनी है, 1 है। दैट्स वाई इट इज लीनियर इक्वेशन। बट क्या इसके अंदर वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं, एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बोलो बोलो। नो, हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरिएबल देखिए ये ए लिखा है और दूसरी साइड भी तो ए ही लिखा है ना, वेरिएबल तो सेम है। उस वेरिएबल को हम कितने भी टाइम लिख सकते हैं बट वो है तो सेम, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि दो तीन सेम अगर वो दे रखे हैं हमें, तो उस क्या उसको भी हम क्या वेरिएबल दे रखे हैं, तो क्या उसको भी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल बोलेंगे, नो। अगर वो जो वेरिएबल दे रखा है अगर वो सेम है तो वो एक ही वेरिएबल काउंट करेगा। तो पूरी इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहला रही है। आई होप आपको अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा। वेरी गुड। नाउ यू टेल मी हाउ मैनी वेरिएबल कैन यू सी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप कितने वेरिएबल देख पा रहे हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देखते जाइए। 3x एक x के साथ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गुड। ये एक वेरिएबल है, 4y 4 के साथ दिख रहा है, ये एक वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल आपको कितने दिख रहे हैं, टोटल दो वेरिएबल है, और वो कौन कौन से हैं, एक x है एक y है। इसलिए हम ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, मतलब लीनियर इक्वेशन विथ या इन टू वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इस इक्वेशन के अंदर अब कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, टू वेरिएबल दिख रहे हैं। वेरी गुड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं एक और इक्वेशन लिखूंगा, अब आप बताएंगे ये लीनियर इक्वेशन विद हाउ मेनी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 6। तो ये कितने वेरिएबल हैं, आप यहाँ पे वेरिएबल आसानी से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल। तो वेरिएबल से पहले आपने उसकी पावर देखनी है। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और ये कौन कौन से हैं, x है, y है एंड z है। और सबकी जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर सबकी देखिए वो कितनी है, 1 है। तो हमने कोई भी वेरिएबल की पावर देखनी होती है, अगर वो हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री कहलाएगी, और उसी डिग्री के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है विद कितने वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x, y एंड z। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हाफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन आपने समझ ली है सच्ची, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, या बच्चे इसमें डाउट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि ये क्या है। तो मैं बहुत बेसिक से आपको हाईएस्ट लेवल तक लेके जा रहा हूँ। बहुत 8th क्लास के कंसेप्ट हैं ये, अगर आप देखेंगे, और यही अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एमसीक्यू की, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज, मैंने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन दी हुई है। एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन है फॉर अ स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होती है, और इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ये इंपॉर्टेंट है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और दिस इज अ जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x एक है y। ठीक है, अब आप ए बी को नहीं कंफ्यूज होना कि सर ये ए बी क्या है। वेरिएबल x है, y वेरिएबल, और उसके साथ जो लगे हैं दीज आर कॉफिशिएंट। a इज कॉफिशिएंट एंड b इज कॉफिशिएंट, ये भी क्या है, हमारा कॉफिशिएंट है। एंड दिस c, ये अकेला जो c है इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा, आपको बेसिक समझाया था, यही चीज़ मैं यहाँ समझाता तो शायद आपको डाउट क्रिएट हो सकता था, बट पीछे जो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है उससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे जो ए बी सी है ये कैसे नंबर होने चाहिए, ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ये याद रखें। आप नहीं लिख सकते कि 0x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कोई एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे when you multiply this thing, तो ये क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स 0, 0 मल्टीप्लाई वाई इज 0 प्लस 6। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए, तो वो नहीं है सॉल्व करने पे, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है, ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इसको याद रखेंगे। दिस इज अ बेसिक थिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ली है, जैसे मैंने ए लाइन ले ली, ये बी लाइन है। ठीक है, चलो ए बी सी, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया, एंड ये यहाँ पे 2 लाइन है, एक हमारी एम है और दूसरी हमारी एन है। ठीक है, अब बोलो कहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है। नाउ ए पे आ जाइए, ए फिगर पे आ जाइए, यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही है, ए एंड बी। वो क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको हम कैसी लाइंस बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 1 पॉइंट। अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन भी कैसा होगा, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट होंगे तो इसका सोल्यूशन भी आपको एक ही मिलेगा, और एक सोल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, या इसको वन सोल्यूशन भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, कि इसके कितने सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। नाउ बी पिक्चर पे आ जाइए,
और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मैंने x और y लाइंस ले रखी हैं, ये कैसी लाइंस हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस आपको आई नो आपको पता होगा, जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती या जो लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, वो हर समय सेम डिस्टेंस से ट्रैवल करती रहती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो दीज लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो जो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ गाइस? एक्स और वाई कभी भी मीट ही नहीं करेंगे। कभी ये मीट ही नहीं करेंगे तो इनका सॉल्यूशन कोई बनेगा ही नहीं। बस इतना ऐसे याद रखें। Those lines which are parallel they have no solution। जो लाइन पैरेलल होती हैं उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट को देखिए, यहाँ पे मैंने दो लाइन्स ले रखी हैं, वन इज एम एंड अनदर इज एन। आप देख रहे हैं ये दोनों एम और एन मैंने एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ की हुई है। जैसे अगर ये एम है तो ये दूसरी भी एन है जो इसी के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एन और एम सेम ही लाइन पे ड्रॉ बोल सकते हैं ओवरलैप कर गई है, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन दूसरी लाइन है, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसे हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट। दीज लाइन दे आर को इंसिडेंट इन नेचर। तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे? तो इसके सोल्यूशन होंगे इनफिनाइट। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके मैनी सोल्यूशन होंगे या इनफिनाइटली सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये हर एक लाइन पे मीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मीट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सोल्यूशन बन रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका सोल्यूशन बन रहा है। जहाँ जहाँ ये मीट करेंगे वहाँ वहाँ सोल्यूशन बन रहा है। तो इनके तो हर एक पॉइंट, इनके तो अनगिनत है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। दैट्स वाई वी यूज टर्म इनफिनाइट। इसके तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस बनेंगे। आई होप आपको अब समझ आया है। हमेशा इसको पॉइंट याद रखेंगे, दो इक्वेशन हमारे सामने होंगी, नहीं तो वो दो इक्वेशन दो लाइंस बोल लेता हूँ, वो इक्वेशन दो या दो लाइंस, नहीं तो वो क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इसलिए उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं या हम उसे वन सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर वो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इट मीन्स दे आर पैरेलल इन नेचर। वो पैरेलल हैं, अगर वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनका सोल्यूशन कभी बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे? नो सोल्यूशन। और एक दो ऐसी लाइन जो ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? उसके इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये भी एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमें नेचर बताना होता है। आपको क्या होगा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा टेल मी ये लाइन क्या कर रही हैं, ये दो इक्वेशंस क्या कर रही हैं, आर दे इंटरसेक्टिंग, आर दे पैरेलल और आर दे ओवरलैपिंग ईच अदर, ये क्या हो रहा है? तो आप वो कैसे बताएंगे? आप उसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे उनको सॉल्व करने पे एक वैल्यू आती है, इट मीन्स एक पॉइंट आ रहा है, मतलब एक सोल्यूशन आ रहा है, मतलब इट मीन्स दे हैव यूनिक सोल्यूशन और दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके, अगर आप देखेंगे कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, इट मीन्स दे आर पैरेलल इन नेचर। अगर आप देखेंगे इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे, इट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट या ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करेंगे, आप समझ पाएंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट मैं वहाँ पे यूज़ करता हुआ दिखाऊंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सारे कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक नंबर कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन, कौन सी दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी दो लाइन कोइंसिडेंट कर रही हैं और कौन सी दो लाइन पैरेलल हैं, ये हम बता सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। वन बाय वन इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसकी दो इक्वेशन दे रखी है, 4x प्लस 3y। और याद रखें ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि दो लाइंस हैं तो दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7y
इज इक्वल टू -2। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब मैंने आपको एक जर्नल फॉर्म दिखाई थी, मैं एक बार यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। वो जर्नल फॉर्म क्या थी, ए एक्स, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, ये यहाँ से उठाए हैं समझाने के लिए। आपको एक जनरल टर्म ली है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये टर्म है। क्या टर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो आप देखेंगे जब मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा तो मैं बता पाऊंगा कि ये 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये कोइंसिडेंट कर रही हैं, क्या ये पैरेलल हैं। अभी मैं विदाउट सॉल्व इनकी वैल्यू निकाले बिना ही आपको बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा, ऑन कंपेयरिंग। आप देखेंगे इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको a1 बोला जा रहा है, मैं सिर्फ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। इस 3 को क्या बोलूंगा मैं, b1 बोलूंगा, और इस 6 को क्या बोलूंगा, c1 बोलूंगा। ठीक है, नाउ इस वाली पार्ट में, नीचे वाली इक्वेशन में, ये जो 5 है ये क्या है, ये a2 है, ये जो 7 है ये क्या है, ये b2 है, और ये हमारा c2 है। आई होप आपको कंपेयर करना आ गया होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। ठीक है, मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अब समझ आ गया, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए अब आप कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखिए, b1 अपॉन b2 की वैल्यू लिखिए, c1 अपॉन c2 की वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप a1 और a2 की वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखेंगे a1 क्या है आपका 4 एंड a2 क्या है आपका 5। वेरी गुड। b1 की वैल्यू लिखिए दैट इज 3 एंड b2 की वैल्यू लिखिए दैट इज 7। ठीक है, c1 की भी चलो एक बार लिख लेते हैं, दिस इज 6 एंड दिस इज -2। आप देखेंगे क्या ये आपस में कटते हैं, ये कटते हैं, a1 और a2 कटते हैं, नहीं करते, b1 और b2 कटते हैं आपस में, नहीं करते, c1 और c2 कटते हैं, यस ये कट लेते हैं, इसे काट लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 3 अपॉन -1। तो क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या इक्वालिटी का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये दोनों, मेरा कहने का मतलब है क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, नो, दीज टू फ्रैक्शन आर डज नॉट इक्वल। तो इट मीन्स अगर a1 और अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये यहीं तक, बस यहाँ तक ही आपने देखना है कि जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, तो ये कैसी लाइंस कहलाएंगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये दो इक्वेशंस क्या कर रही हैं, या ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ तक समझ आया, कितना इजीली मैंने इक्वेशन को देख के ही फटाफट बता दिया कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये कोइंसिडेंट करेंगी, या ये पैरेलल है, देख के बता दिया। और यहाँ पे जो मैंने अभी सॉल्व किया है ये आपके लिए सॉल्व किया है। अगर आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप 5 और 4 को देखेंगे, ठीक है, 3 और 7 को देखेंगे, बस आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे आपने इसको देखा, आपने देखा दीज फ्रैक्शन, इनकी जो फ्रैक्शन है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स जो चीज़ आपस में इक्वल नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। सिंपल सा फंडा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए, फर्स्ट मैंने जो इंटरसेक्टिंग के बारे में बताया ये आपने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कोइंसिडेंट के बारे में कि कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कैसे हम बोलते हैं कि लाइंस कोइंसिडेंट कर रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बाकी वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। तो गाइज अब सेकंड पॉइंट के लिए, कोइंसिडेंट के लिए मैं 2 इक्वेशंस लिखता हूँ। ठीक है, आप इक्वेशन को पहले देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये मैंने दो इक्वेशंस आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग आपने a1 अपॉन a2 लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a1 क्या है 2 है और a2 क्या है 4 है, वेरी गुड। ऐसे ही ऑन कंपेयरिंग b1 और b2 की वैल्यू लिखिए, दैट इज 3 अपॉन 6, वेरी गुड। ऐसे ही आप c1 और c2 की वैल्यू लिखिए 6 अपॉन 12, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे आपने प्लस C1 लिखा और यहाँ पे इजिकल टू C1 है, तो जब ये C1 यहाँ आएगा तो ये -6 हो जाएगा। इसी तरह जब 12 इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा, तब भी ये माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, वन ऑफ द सेम थिंग। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, बेसिक सा बात है। चलिए, ये हमने क्या किया, कंपेयर करके इक्वेशंस को या उनकी वैल्यूज को मैंने इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे अगर इनकी फ्रैक्शन डिवाइड होती है तो कर दीजिए, होती है ये 2 से जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 2 से जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये भी 2 से जाएगा 1/2 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो सॉल्व करने पे 1/2 1/2 एंड 1/2 वैल्यू आ गई है। इट मीन्स आप देख पा रहे हैं ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो किस तरह से लाइन बन जाएंगी, ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इस तरह से ये लाइन बन जाएंगी। अब मैंने कैसे बताया, कितना इजी था करना, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और आपने आंसर को टिक करना है। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इंटरसेक्टिंग लाइन को सर्च करेंगे, किस तरह से हम ये सर्च करेंगे कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और किस तरह से हम ये सर्च करेंगे दीज लाइन्स आर पैरेलल इन नेचर। आई होप आपको समझ आ गया है। जब इनके बीच में इक्वालिटी का साइन आ जाए, ठीक है, इनकी रेशियो के बीच में इक्वालिटी का साइन आ जाए, इट मीन्स दे आर ओवरलैपिंग, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पैरेलल को समझते हैं कि पैरेलल हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए आपके सामने मैं एक थर्ड इक्वेशन के लिए ले लेता हूँ, पैरेलल लाइंस के लिए। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो जल्दी से ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके आप वैल्यू लिख लीजिए इनकी। a1 की जगह 2/4, 3/6 एंड 7/9। अगर ये कटते हैं तो फटाफट काट लीजिए, अगर नहीं कटते तो एज इट इज़ आप रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट देखेंगे आप कि ये 2 से जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये भी 3 के टेबल से जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये कटेगा ही नहीं। तो आप देखेंगे 1/2 1/2 एंड 7/9, ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, जिसमें से 1/2 के इक्वल है, बट उसके बाद ये थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो जब पहली दो ए और बी इक्वल हो और वो सी के इक्वल ना हो, इट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कैसी हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये याद रखेंगे। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से हमें पता चला। तो ये कैसी हैं लाइंस, पैरेलल हैं, इसका मतलब इनके बीच में कितने सोल्यूशन बनेंगे, इसके बीच में नो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। जब ये कभी मीट ही नहीं करेंगे तो ये हमारे नो सोल्यूशन बनाएंगे। आई होप आपको अभी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, बट बिलीव मी बहुत सिंपल है। बस आपको ये 3 इक्वेशंस को, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इसको याद रखना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप इजीली बता सकते हैं कि इनका नेचर क्या है। चलिए अब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और मुझे आप बताएंगे सारे कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखे तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे वो आपने बताना है। जल्दी से बताएं। अभी हमने पीछे पढ़ा व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, उसके यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब उसका एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर। जब लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, या मैं बोलूँ ओवरलैप कर रही है, तो उसके कितने सोल्यूशंस होंगे, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। क्लियर, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन उसके होंगे। नेक्स्ट,
जब लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, उसका कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आप जानेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं यूनिक सोल्यूशन और इनफिनाइट सोल्यूशन, इन दोनों को हम कैसा सिस्टम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट हमारा सिस्टम होता है। ये कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट, नो सोल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ी सी आपको हल्की सी ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है। आप यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए आपको याद रखना है कि इक्वेशन के बीच में इनकी जो रेशियोज हैं A1, B1 और C1 की, आप बस इसको फोकस करें। पहली दो रेशियो में आपको इक्वालिटी का साइन दिख रहा है, नेक्स्ट टू के अंदर आपको इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है, मतलब एक इक्वल है एक अनइक्वल है। बस ये याद कराने का तरीका, कोई इस तरह से कुछ वो है नहीं है। एक इक्वल हो रहा है एक अनइक्वल हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कौन इक्वल है कभी अनइक्वल है, तो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस तरह से, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। बस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट है तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि उसके सोल्यूशन कितने होंगे, नो सोल्यूशन। बस एक को याद रखिए, बाकी दो तो आप ऑटोमेटिकली याद रख लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होंगे, वो मेथड्स कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है, ठीक है, एंड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिर्फ इसका हम नाम ही पढ़ेंगे, इसके बारे में हम और कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि ना ही आपको ये एग्जाम में यूज करना है, ना ही आपको इसको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने। इस मेथड को यूज करके आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसको आप याद रखें, क्योंकि ये एक मेथड है विच एक लेंथी मेथड बोल सकता हूँ, ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। ठीक है, और मुझसे ये सिली क्वेश्चंस ना पूछना कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम सर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, एमसीक्यू मिलेंगे। आपको बस एंड ऑफ द डे आंसर पे टिक करना है, आपका मेथड नहीं देखना एग्जामिनर ने आपने कौन सा मेथड यूज किया है। अगर उसने स्पेशली लिखा भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्टिल उसने आपका मेथड नहीं देखना, इसका याद रखें। इसलिए हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किस तरह से आपको इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, 3y लिख लीजिए इधर। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो अब आप देखेंगे, आप कोई भी इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आप यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 माइनस 3y। क्लियर, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी x को आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप जब पुट करेंगे तो वहाँ पे 2x है, अब x की जगह आप क्या लिखोगे, 3 माइनस 3y, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 3 से 6 माइनस 2 3 से 6y प्लस y इज इक्वल टू 9। समझ आ गया। अब आप 6 को वहाँ भेज दीजिए। ठीक है, जैसे आप 6 को वहाँ भेजेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -5y। 6 वहाँ जाएगा, 9 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करिए, -5y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3/5।
तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। जैसे y की वैल्यू आ गई है, नाउ आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो इसको यहाँ से ले जाइए कि इस इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 3y। अब y की जगह आप क्या लिखेंगे, y की वैल्यू ऑलरेडी हमने सॉल्व की हुई है, दैट इज -3/5। तो जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो -3 इंटू -3 आ जाएगा +9/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके आपका आ जाएगा 5। इनको मल्टीप्लाई कीजिए 15 + 9, और जब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24/5। तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से कौन से मेथड को यूज़ करके, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके आपने x की वैल्यू और आपने एक y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरह से अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। ये मैं वन बाय एक एक स्टेप कर रहा हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी स्पीड से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने 10 तक ही मैथ पढ़ा है, बट स्टिल उन्होंने 10 तक पढ़ा हुआ है, ये 10 तक का ही चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो भूल चुके हैं, उन्हें नहीं निकालना आ रहा, तो वो एक बार स्टार्ट करें, धीरे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि मेथड्स को कैसे लगाना और किस तरह से हमारी वैल्यू निकलती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए अब दूसरा मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते तो कैसे करते। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी है, आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाइए। यहाँ पे 2x दे रखा है और यहाँ पे सिंपल x है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, मुझे 2x मिल जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आइए देखिए, जब आप 2 से इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 2x प्लस 6y, 2 3 से 6y इज इक्वल टू 2 3 से 6। ये आपको मिल जाएगा और मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक थर्ड इक्वेशन। अब आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल जो x है और थर्ड इक्वेशन का जो फर्स्ट वेरिएबल x है, वो 2x और 2x उनके जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। सेम दिख रहे हैं आपको, वेरी गुड। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पता ही आपको, जैसे 2x माइनस 2x करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। y में से माइनस 6y निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5y आंसर आएगा। एंड 9 में से 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। तो y की वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज -3/5। यही वैल्यू आपकी पहले भी आई थी जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था। क्लियर, अब आप इस y की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में डालिए, सेकंड में डालिए, चाहे आप थर्ड इक्वेशन में डालिए, कहीं पे भी डालिए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसी y को उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इस y को फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई। अब y की जगह मैं क्या लिखूंगा, -3/5 इज इक्वल टू 9। क्लियर, अब आप जब साइन खोलेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 9।
अब इसका क्या करेंगे आप, इसको आप होल को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3/5। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 प्लस 3। नाउ 2x इज इक्वल टू 48/5। ये आपको क्या मिला, 2x की वैल्यू मिली है। अब जब 2 को यहाँ भेजेंगे तो आप देखेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आप 2 को वहाँ भेजेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 48/2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 से ये कटेगा, 2 1 से, 2 4 से, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 14/5। ठीक है, तो इस तरह से आप x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो आपने देखा एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इन दोनों में से सर कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे एग्जाम में, आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, वेदर यू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट इसको ना करें तो अच्छा है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, और जिसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे उसको हमें पढ़ने का कोई फ़न नहीं बनता। ठीक है, मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं टच कर रहा। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इन दोनों मेथड से आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, कुछ क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से करिए। जिस भी मेथड में आपका हाथ बैठ जाता है आप उसी को पिक करिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्पीड। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस मेथड का यूज़ करके कितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जितना भी इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। इन्हीं मेथड को हम कहाँ यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट जब वाले क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे भी इन्हीं मेथड से हेल्प से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सॉल्व इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी दो, आपको सॉल्व करके दोनों की वैल्यू बतानी है, एक्स की वाई की, हो सकता है जेड की भी पूछी जाए, या हो सकता है सिर्फ एक ही वेरिएबल की पूछी जाए। नाउ फिर आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगी। स्टेटमेंट में आपको खुद से इक्वेशन को फ्रेम करना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, यही पूरे कंसेप्ट थे जो मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी उसके साथ हम एमसीक्यू लेके आएंगे लीनियर इक्वेशन के ऊपर, और ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे कुछ बच्चों ने पूछा है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, उनके लिए मैं बता सकता हूँ, अगर वो एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को ही वो सॉल्व करें, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर वो एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए। एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए मैं यही बताऊंगा। स्टिल अगर आपको कोई और डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और हाँ, मैं बताना भूल गया, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस, अब हम जल्दी से ही अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, दिन हमारे पास कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलके इस पेपर को क्रैक करना है, तो यही हमारा एम है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।